स्टूडेंट्स, मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एक बार फिर से आपके सामने ट्रेड थ्योरी का सब्जेक्ट लेके साथ आया हूं। आपको फिर से मैं सुरक्षा का जो अगला चरण है हमारा, जिसमें हम पिछली क्लास में मैंने आपको सुरक्षा के बारे में बताया था कि सुरक्षा क्या क्या होती है, उसमें फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक उपचार क्या होता है। उसी सुरक्षा की अगली कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा, सेफ्टी साइन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सुरक्षा संकेत, जब आप किसी निर्माण स्थल पर अपने काम के बारे में जाते हैं तो कई तरह के संकेत और नोटिस दिखाई देते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। इनमें से कुछ से आप परिचित होंगे, कुछ से अपरिचित होंगे। उदाहरण के लिए, धूम्रपान नहीं करना है। एक सिगरेट बनी होती है, उस पर क्रॉस का चिन्ह बना होता है, आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या है? धूम्रपान नहीं करना है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे चिन्ह बने होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। सुरक्षा संकेत चार अलग अलग श्रेणियों में आते हैं। जो सुरक्षा संकेत होते हैं चार अलग अलग श्रेणियों में आते हैं। इसमें क्या होता है? निषेध संकेत, मतलब क्या है? निषेध संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत और सूचना संकेत। निषेध संकेत मतलब किसी चीज को मना करना, ये काम नहीं करना है, मना करना है, ये होता है निषेध। इस टाइप से इसमें क्या होता है कि जो शेप होती है उसका कलर होता है रेड, लाल रंग का होता है, ठीक है। रेड बॉर्डर, उसमें जो बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है ये लाल कलर की होगी। ये जो बॉर्डर दिया हुआ है ये होगा आपका रेड, रेड कलर में होगा। अक्रॉस बार ब्लैक सिंबल, और जो बीच का हिस्सा होगा, जो सिंबल बना हुआ है, ये जो है ब्लैक कलर का होगा। और जो बैकग्राउंड होगा पीछे का, जिसने आपको देखा ये बैकग्राउंड, ये वाइट कलर का होगा। तो क्या है? कोई भी जो निषेध संकेत होता है, जो मना करने के लिए बोला है कि ये आपको नहीं करना है, तो उसके लिए क्या है? इस प्रकार का, ये रेड कलर में होगा, जो उसका सर्कल होगा रेड कलर में। उसके बाद ब्लैक कलर में सिंबल बना होगा, जो जो सिगरेट है ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है। उसके बाद जो बैकग्राउंड होगा उसके पीछे का, वो व्हाइट होगा, ठीक है। ये निषेध संकेत है। जैसे यहां पर देखिए, स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम्स प्रोहिबिटेड, मतलब कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चीजों को जलाना मना है। कोई भी नेक्ड, नंगी आग आप नहीं जला सकते। उसमें क्या देखिए, ये हिस्सा रेड कलर का है, ये रेड कलर का होगा। ये जो हिस्सा है ये रेड कलर का होगा, ये ब्लैक और बैकग्राउंड व्हाइट। सेम इसमें भी ये देखिए, रेड कलर है, ये ब्लैक है और पीछे व्हाइट है। इसमें क्या किया? डू नॉट एग्जिस्ट विथ वाटर, पानी से ना बुझाएं। इसमें लिखा है कि पानी से ना बुझाएं, मतलब कोई दूसरा ऐसा कार्य होगा जिसको पानी से नहीं बुझाना है, मना कर रहा है। पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ ना चले, मतलब ऐसा कुछ कह रहा है कि कोई ऐसी स्थान होगा जिसके बारे में इसको बता रहा है कि इस स्थान पर आपको नहीं चलना है। तो क्या कर रहा है? ये निषेध का संकेत दे रहा है कि आपको ये कार्य नहीं करना है। अनिवार्य संकेत, जैसे ये आप देखिए, ये किस किस प्रकार का संकेत होता है? व्हाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड, जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये ब्लू है, BLUE, ब्लू कलर में है। शोज दैट मस्ट बी डन, कि ऐसा करना ही चाहिए हमें। वियर हैंड प्रोडक्शन, जैसे कि ऐसा चिन्ह बनाकर इसके नीचे लिखा रहेगा कि वियर हैंड, जैसे कोई ऐसा कार्य हो जिसमें हमें धारदार कोई ऐसी नुकीली चीज है जिससे हमें कार्य करना है, तो इसमें ये बोल, यहाँ पर ऐसा चिन्ह बना रहेगा और आपको बोल देगा कि मस्ट बी वियर, मतलब कि आप जरूर कुछ, मतलब ग्लव्स पहन के कार्य करें। मस्ट बी वियर ग्लव्स, कि आप दस्ताने पहनकर कार्य करें। तो कोई भी चीज का अगर आपको कह रहा है ये जरूरी है, ये कार्य करना मस्ट, अनिवार्य है, तो उसके लिए इस प्रकार का बैकग्राउंड क्या होगा? नीले रंग का होगा। चलिए मैं इसको नीला कर देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। ये जो बैकग्राउंड है ये नीले रंग का होगा, नीला रंग होगा ये सारा, और बीच में व्हाइट होगा, ठीक है।
उसके बाद चेतावनी संकेत, चेतावनी दे रहा है भैया। जैसे आप बिजली का पैनल देखते हैं ना, बोर्ड, वहां पर क्या होता है, यही बना होता है ये बिजली का ऐसा सिंबल, डेंजर, खतरा, 415 वोल्ट। तो कभी भी ऐसा सिंबल देखें तो समझ जाएं कि वो किसी वहां पर कोई इलेक्ट्रिक पैनल है या वहां पर कोई बिजली का कार्य हो रहा है। तो कभी भी ये जो सिंबल है ये चेतावनी देता है कि यहाँ पर बिजली है, इससे सावधान रहें। ये किसमें, ये त्रिकोण में दिखाई देता है, ट्रायंगुलर में। येलो बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड होता है ये येलो होता है। येलो बैकग्राउंड में ये ब्लैक कलर का सिंबल बना होता है, ठीक है। ज्यादातर ये इलेक्ट्रिक शॉक के लिए ही दिखाया जाता है। कोई भी चेतावनी अगर संकेत है तो इसी के द्वारा दिखाया जाता है। अब क्या, इंफॉर्मेशन सिंबल मतलब सूचना संकेत। सूचना संकेत कैसे दिखाया जाता है, व्हाइट सिंबल ऑन ग्रीन बैकग्राउंड। ग्रीन बैकग्राउंड, अब देखिए मैं आपको ग्रीन बैकग्राउंड दिखा देता हूं। ये जो है ये ग्रीन होगा। ये कहां पे इस्तेमाल होता है, अक्सर अस्पतालों में आपने देखा होगा, जहां फर्स्ट एड होता है या कोई मेडिकल का काम हो रहा हो, वहां पर ऐसा बना होता है। मतलब यह क्या बताता है कि यहाँ पर आपका हॉस्पिटल है, कोई चीज दिखाई देती है, ग्रीन की सूचना संकेत है ये। इसमें क्या होता है, सिंबल बीच वाला सफेद बना होता है व्हाइट कलर में, और पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सूचना के संकेत, कि आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज है। निषेध संकेत मैंने आपको बता ही दिया। अनिवार्य संकेत फिर से देख लीजिए, आपको बता दिया। ये जो बैकग्राउंड है वो किस कलर का होगा, नीले रंग का। बैकग्राउंड किस कलर का होगा, नीले रंग का। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे अनिवार्य संकेत मतलब आपको इस एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, तो आपको हेलमेट पहनना ही पहनना है। ये अनिवार्य संकेत है, अनिवार्य संकेत है भाई। आपको अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो चश्मा पहनना ही पहनना है। कहीं तेज शोर हो रही है तो आपको मफ या ईयर प्लग लगाना ही लगाना है। ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर आपके पैर में चोट लग सकती है, वहां पर जूता पहनना ही पहनना है। वेल्डिंग कर रहे हैं तो चमड़े के ग्लव्स पहनने हैं। या कोई ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर जहरीली गैस है या धुआं है, वहां पर आपको इस प्रकार का मास्क पहनना ही पहनना है। ऊंचाई पर कार्य कर रहे हैं तो सेफ्टी हार्नेस पहनना है। ये सब मस्ट है, मतलब ऐसा करना ही है, कोई इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आपका मन नहीं है तो आप नहीं करेंगे। आपका मन हो चाहे ना हो, आपको ये काम करना ही करना है। खाने से पहले हाथ धोना है, ये देखिए, ये मस्ट, मतलब आपको ये काम करना है। नीला बैकग्राउंड और व्हाइट कलर का वो होगा जो आपका चिन्ह होगा सुरक्षा का। इसी प्रकार चेतावनी का संदेश मैंने आपको बताया था, पीले रंग में था। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक पैनल था, यहाँ पर रिस्क ऑन फायर, ऐसा कोई कार्य ना करे जहां पर आग लगने का खतरा हो। यहाँ पर जैसे इस क्षेत्र में आग का खतरा है, तो इसने ये आपको चेतावनी दे दी कि भाई यहाँ पर अगर ऐसा बोर्ड लगा हुआ है तो आप समझ जाइए यहाँ पर इस क्षेत्र में आग वाग का कोई खतरा है। ऐसा कोई बोर्ड लगा है पीले रंग के बैकग्राउंड के साथ, तो समझ जाइए इस क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रिक का खतरा है। ऐसा कोई सिंबल बना हो तो समझ जाइए कोई जहरीली चीज है। टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहर, मतलब जहरीली कोई चीज है, तो उसके लिए इस टाइप के से आदमी की खोपड़ी होती है और दो हड्डियां ऐसे क्रॉस में रखी रहती हैं, तो ये किसका सिंबल है, जहर का। इसके बाद कोरोजिव सब्सटेंशन, जैसे यहाँ पर कोई जंग से संबंधित बातचीत चल रही कि यहाँ जंग लगने के चांसेस है या जंग लगा रहता है, कोरोजिव मटेरियल है, तो यहाँ पर आपको बच के रहना है। यहाँ पर क्या है, आयन, यहाँ पर कोई विकिरण से संबंधित है चीज, आयन से संबंधित, तो उससे आपको बच के रहना है। अलग अलग चीजें हैं। लेजर बीम, कोई लेजर बीम है यहाँ पर, इस क्षेत्र में लेजर बीम है, सावधान रहें। अगर ऐसा सिंबल आप देखते हैं तो मतलब कोई लेजर की बीम, मतलब लेजर की किरणें यहाँ से पास हो रही हैं, तो आपको वहां पर बच कर रहना है। इसका मतलब ये है। इस प्रकार का डेंजर अगर बना है, मतलब कोई भी चेतावनी दे रहा है कि भैया आपको
इस एरिया में ये खतरा है। तो अगर क्वेश्चन ये ऐसी डंडी खड़ी करके यहाँ पर संबोधन वाला चिन्ह बना दे, समझ जाइए कि यहाँ पर कोई ना कोई तो खतरा है जिसके बारे में आपको आगाह कर रहा है, डेंजर है। कई प्रकार के सिंबल हैं, जैसे आप सिंबल देख के समझ सकते हैं। रूप पे फिसलने का खतरा है, ओवरहेड लोड मतलब ऊपर से भारी सामान जा रहा है तो अपना सर ध्यान में रखें अगर इस एरिया से गुजर रहे हैं तो। फोर्कलिफ्ट ट्रक मतलब इस एरिया में फोर्कलिफ्ट ट्रक गुजर रहा है तो आपको ध्यान से देख के चलना है। ओवरहेड हजार्ड, ऊपर से कुछ गिर सकता है, अपने सर का ध्यान रखें। रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, ऐसी पहाड़ियों पे जहाँ पे बम विस्फोट स्फोट नहीं किए जाते वहां पर इस प्रकार के देखिए सिंबल बने होते हैं पीले रंग के पीछे। यहाँ पर खतरा है कि कभी भी विस्फोट हो सकता है, तो बच के रहिए, सावधान रहिए। ठीक है, तो ये सब समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद अगली सुरक्षा की कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे रिस्पॉन्स टू इमरजेंसीज, मतलब कोई इमरजेंसी की अगर सिचुएशन होती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। बिजली की विफलता, पावर फेलियर और सिस्टम फेलियर ऑन एंड फायर। यदि पावर चली जाए, सिस्टम फेल हो जाए या आग लग जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या हो जाता है। यदि बिजली गुल हो जाती है तो आपातकालीन जनरेटर चालू करें अगर बिजली चली जाए। यह शटर को बंद करने की शक्ति प्रदान करता है, जो पहली प्राथमिकता है। जनरेटर यूपीएस और क्रायोजेनिस कंप्रेसर भी चालू रखता है। जैसे कि जो भी हमारा बैकअप होता है बिजली से संबंधित, जनरेटर चालू करने से क्या होता है उसके वो भी चालू, उनके जो सारे उपकरण है वो भी चालू रहते हैं। फ्लैश लाइट हमेशा अपने पास रखनी चाहिए अगर अंधेरा हो जाता है तो। पावर ट्रांसमीटर स्विच के लिए देखें और कुंडी दबाकर सामान्य पावर को इमरजेंसी पावर पर स्विच करें। जैसे बिजली अगर फेल हो जाती है तो क्या होता है कि आपको एक स्विच होता है ना, जैसे बोर्ड टाइप के बने होते हैं, यहाँ पर एक ऐसा डंडा लगा होता है। एक जब नॉर्मल पावर ऐसे चल रही होती है, जब आपको चेंज करना होता है कि आपको इमरजेंसी पावर लगानी है, इसको नीचे की तरफ दबा देना होता है तो इमरजेंसी पावर ऑन हो जाती है। जो भी आपके पास इमरजेंसी पावर के लिए जनरेटर होगा या बैटरीज होंगी वो कार्य करने लगती हैं। चेक करें कि फ्यूल वाल्व खुले तो नहीं है। फ्यूल वाल्व मतलब कि जहां से फ्यूल जाता है वो बंद तो नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बंद रहते हैं और एकाएक उनकी आवश्यकता पड़ी तो आपको फ्यूल वाल्व को जाके खोलना पड़ेगा, तभी तेल जाएगा इंजन में और जनरेटर चलेगा। यह देखने के लिए जांचें कि जनरेटर का मुख्य ब्रेकर स्विच बंद स्थिति में है या नहीं। ठीक है, जनरेटर को स्टार्टर स्विच की चालू स्थिति में ले जाइए और इंजन को एक बार में शुरू कीजिए। मतलब ये जनरेटर को कुल मिलाकर चालू करने की तरकीब बता रहा है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इंजन को गर्म करने के कुछ मिनट का समय दें। सभी गेज, दबाव, तापमान, वोल्टेज की आवृत्ति, जैसे कि जो भी जनरेटर आप चालू करेंगे तो उसमें बहुत सारे गेज बने होंगे जिसमें सुइयां बनी होंगी कि हमें कितना दाब चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, तो जितना दिया गया है उसी के अनुसार है या नहीं ये भी आपको चेक करना है। अब ये सिस्टम की विफलता, ये कंप्यूटर से संबंधित है। यदि बग या वायरस सिस्टम पर आक्रमण करता है, यदि कोई बग या वायरस सिस्टम में आ जाता है और सिस्टम फेल हो जाता है तो उसमें क्या क्या होता है। हत्यारा बग लाइटिंग बग, ब्रेन बग, ये तीन चीजें कुल मिला के जो आपका जो सिस्टम का कार्य होता है वो पूरी तरह बंद हो जाता है। आपकी लाइटिंग काम नहीं करती, कोई भी चीज प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है और आप कोई भी काम करने में सक्षम बिल्कुल नहीं रहते, मतलब सिस्टम पूरा हैंग हो जाता है। उसको हम बोलते हैं सिस्टम की विफलता। आग, आग में क्या होता है जब अपने भवनों में फायर अलार्म बजता है तो तुरंत बाहर निकल जाए। जैसे आग जब भी जलती है तो एक इमरजेंसी अलार्म होता है, वो बजने लगता है, धीरे, कभी धीरे कभी तेज कभी धीरे, तो उसको सुन के क्या होना है, तुरंत हमें बाहर निकलना है। ये नहीं कि अंदर घूमते रहना है या वापस जाना है। आपको तुरंत एक सुरक्षित स्थान बताया जाता है कि आपातकालीन स्थिति में आपको कहाँ इकट्ठा होना है, वहीं पर जाएं। दमकल कर्मियों और उनके ट्रकों को आने का रास्ता बनाएं। अब जब आग लगी है तो जाहिर सी बात है कि दमकल की गाड़ियां आएंगी, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी जगह पर आप लोग एक व्यवस्थित रहें कि आने जाने की जो गाड़ियां हैं वो आसानी से आ जाए और आग को बुझा सकें। कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल, आग की स्थिति में कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आग से आपकी वायरिंग जल सकती है, कुछ भी हो सकता है। और घबराएं नहीं, बस जो भी स्थान बताया गया वहां पर जाकर आपातकालीन स्थिति में खड़े हो जाएं। आपात स्थिति की रिपोर्ट करना उन चीजों में से एक है जो काफी सरल लगती है, लेकिन जब
तक कि वास्तव में आपातकालीन स्थितियों में इसका उपयोग नहीं है। दुर्घटना स्थल पर सदमे की प्रबल भावना होती है। ये जाहिर सी बात है, जैसा इसमें लिखा है कि लोगों को लगता है कि आपातकालीन स्थिति में पानी फेंकना चाहिए और आग बुझा देनी चाहिए। कहने के लिए आसान है, लेकिन जब आपातकालीन स्थिति आती है ना, तो उस समय दिमाग काम नहीं करता है, लोग सदमे में चले जाते हैं। एक सिंपल काम भी इतना कठिन हो जाता है ना कि यार अच्छा आग लगी, अब क्या करें। मतलब उनको ये नहीं समझ में आता कि हमें पानी से उस आग को बुझाना है या किसी भी प्रकार से उस आग को बुझाना है, वो घबरा जाते हैं। बड़ी भीड़ केवल जिज्ञासु प्रकृति के साथ इकट्ठा होती है। बस भीड़ क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है। जैसे पीड़ितों की मदद करने के लिए नहीं, यह सड़क के किनारे चोटों में आम है। जैसे कोई भी आदमी जब इमरजेंसी में सड़क के किनारे घायल हो जाता है, तो लोग को समझ में नहीं आता कि इस व्यक्ति को क्या करें। ठीक है, इससे क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा, जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, प्राथमिक चिकित्सा देकर उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं कि स्थिति में तत्काल निर्णय लें और उसको हम प्राथमिक उपचार दें। आपातकालीन सेवा को कॉल करें। कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले आपातकालीन सेवा, पुलिस और फायर के लिए 100 नंबर और एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर। अपने स्थान को रिपोर्ट करें। सबसे पहले आपातकालीन डिस्पैचर पूछेगा कि आपकी स्थिति कहाँ है। वो आपसे पूछेगा तो आपको तुरंत बताना है कि भैया हमारी स्थिति ये है और हमारा पता ये है। सड़क का पता दें और सबसे सटीक, मतलब आसपास जो सबसे फेमस चीज है, कोई लैंडमार्क है तो उसके बारे में बताएं कि आप यहाँ पर रहते हैं और फला जगह आपका घर है। ठीक है, तो ये होगी आपातकालीन स्थिति के बारे में। उसके बाद हाउस कीपिंग, इंपॉर्टेंट ऑफ हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग क्या चीज होती है? हाउस कीपिंग में आप लोग को मैं बस सिंपल सी बात बता दूं 5S के बारे में। कुल मिलाकर 5S ही हाउस कीपिंग है। हाउस कीपिंग क्या होती है? 5S। 5S क्या है? एक जापानीज वर्ड है। ये क्या है? एक जापानी वर्ड है। ठीक है, जिसको जापानीज ने डेवलप किया था। ये कंपनी में अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, साफ स्वच्छता बनाए रखने के लिए और उत्पादकता, कंपनियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए रखने के लिए और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब ओवरऑल विकास के माध्यम से चीजों को बेहतर बनाने के लिए 5S को टेक्निक को लाया गया था। अब 5S में 5 अलग अलग चीजें होती हैं। पहला होता है 5S में पहला होता है सैरी। सैरी, सैरी का मतलब होता है छांटना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज आवश्यक है और जो चीज जरूरी नहीं है, दोनों को अलग अलग करना। मतलब आपके पास कोई एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन आप उसमें केवल एक ही दो चीज इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्या है, उस बॉक्स में बाकी चीजों को हटा देना चाहिए, क्योंकि फालतू में वो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, खोजते समय भी आपको दिक्कत में आती होगी। तो इसीलिए क्या होता है, सेरी का मतलब होता है छांटना। दूसरा होता है सैतौन। इसका मतलब होता है क्रम से लगाना, व्यवस्थित करना। क्रम से लगाना मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले जो चीजें जरूरत की थी उनको अलग कर लिया और जो नहीं थी उनको हटा दिया। अब जो जरूरत की चीजें हैं उनको अच्छे से लगाइए, क्रमबद्ध तरीके से लगाइए। जैसे आपकी एक अलमीरा है, फिटर शॉप में है आप, और उसमें आपके पास फाइल्स भी है, हैमर भी है और बहुत सारे वर्नियर कैलिपर भी है, चीजल भी है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सबको एक जगह तो नहीं रखना है, तो सबकी जगह एक स्टिकर लगा दीजिए कि यहाँ पर मुझे हैमर रखना है, यहाँ स्टिकर लगा दिया है मुझे फाइल्स रखनी है, यहाँ हैमर लगा दिया है मुझे हेक्सा रखना है, यहाँ पर लगा दिया कि हाँ मुझे वर्नियर कैलिपर रखना है। तो सबकी एक एक जगह निर्धारित हो गई। तो क्या है, जब भी आप काम करेंगे और उसको जाकर उसी स्थान पे वापस रख देंगे, तो अगली बार जब वो आपको जरूरत पड़ेगी तो वो चीज व्यवस्था आपको वहीं पर मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं क्रम से लगाना, सैतौन। तीसरा होता है सफाई, सैसो। मतलब क्या होता है, सफाई। अब जैसा कि आपने काम कर लिया, अब आपका यह भी जिम्मेदारी कि आपको उसको रेगुलर, मतलब कि एक समय समय पर उसकी साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। अगर उस प्रोडक्ट को, उस सामान को आप समय समय पर साफ करेंगे समय से, तो क्या होगा कि वो चीज लंबे समय तक बेहतर कार्य करेगी। चौथा क्या होता है, मानकीकरण।
मानकीकरण मतलब स्टैंडर्ड। जैसे यहां पर आपने चेकशीट बना दीजिए एक, ठीक है, एक चेकशीट बना दिया आपने, और यहां पर आप कम से कम आप ये नियम बनाए कि महीने में एक बार मुझे देखना है कि मेरे सारे उपकरणों की संख्या पूरी है कि नहीं। तो इस चेकशीट में आपने पहले से डाल दिया है कि मेरे पास 4 फाइल हैं, 6 क्या हेक्सा हैं, 2 वर्नियर कैलिपर हैं। फिर आप जब दोबारा उसे चेक करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 4 होने चाहिए, 4 हैं कि नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये नहीं है तो नहीं है, मतलब कहाँ चले गए, तो इसको आपको पूरा करना है। तो ये मानक बना दिया आपने कि जो भी चीज आपने, जो आप कार्य कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि वो चीज है या नहीं है, वो या वो चीज अच्छे तरीके से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद क्या है, पांचवा, बनाए रखें। कि आपने अगर मानक बनाया है कि मुझे ये डेली फॉर्म भरना है, साफ सफाई करनी है, ऐसे चीजों को अलग अलग करना है, छांटना है, तो उसका अनुशासन अनुशासन बनाकर पालन कीजिए। इसी मतलब इन ऊपर वाले चारों सिद्धांतों का पालन करना ही पांचवा है, अनुशासन पालन करना। उसी को हम बोलते हैं 5S। 5S जापान में बनाया गया था, मूल शब्द एस जापानी थे, इसलिए 5 चरणों में से प्रत्येक के लिए अनुवादित शब्द भिन्न हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें क्रमबद्ध से करे सफाई, क्रमबद्धता, स्वच्छता, मानकीकरण, एक मानकीकरण करे, 5S के मानक संचालनों की प्रक्रियाओं को शामिल करे, अनुशासन, जिम्मेदारी सौंपे, प्रगति से ट्रैक करे और चक्र को जारी रखें। इसी क्रम को बार बार करते रहें, इसी को हम बोलते हैं 5S। देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहले शॉर्टिंग की है उसने, मतलब चीज़ों को अलग अलग कर लिया यहाँ पर पहला नंबर, दूसरे नंबर में यहाँ पर उसको व्यवस्थित कर लिया अच्छे से, तीसरे नंबर में साफ सफाई कर रहे हैं, चौथे में मानक बना लिया चेकशीट बनाकर कि हमें क्या क्या काम करना है, और पांचवे में क्या कर रहे हैं, उसका हम अनुशासन से पालन कर रहे हैं। यही है 5S। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, मानकीकरण हो गया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस वर्क एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या है कि तप्त कर्म में कोई भी हॉट वर्क, ऐसा कार्य करें जो हीट है, गर्म है, उसका रख रखाव, उसकी मरम्मत गतिविधियां फोर्जिंग, गैस कटिंग, वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग ऑपरेशन के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे कोई भी गर्म कार्य क्या होता है, वेल्डिंग क्या है, एक गर्म प्रोसेस है, गैस कटर वो भी गैस वेल्डिंग होती है, सोल्डरिंग वो भी एक गर्म प्रोसेस है, ब्रेजिंग गर्म प्रोसेस है, फोर्जिंग लोहे को गर्म करके जो पीटते हैं उसी को हम बोलते हैं फोर्जिंग। फोर्जिंग क्या है, लोहे को गर्म करके पीटना। तो इस प्रकार की गर्म चीजों को हैंडल कैसे करना है। गर्म काम की आग और विस्फोट के खतरे होते हैं। वेल्डिंग, गैस, ब्रेजिंग, सोल्डिंग जैसे तत्व कर्म करने वाले श्रमिकों को अंतरिक्ष में प्रज्वलन या ज्वलनशील पदार्थों में आग लगने का खतरा होता है। जैसे कि इसने बताया, जो इसके श्रमिक होते हैं इनको अक्सर आग से या जलने का हमेशा खतरा बना रहता है। जो भी वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, फोर्जिंग का काम कर रहे हैं, वास्तव में ये बहुत एक खतरनाक काम होता है। अगर हम सुरक्षा उपकरण सही से इस्तेमाल ना करें तो गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं और जान भी जा सकती है। और इसमें और देख लीजिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की सामग्री हैंडलिंग उपकरण, इसमें औजार होते हैं, वाहन होते हैं, भंडारण की इकाइयां, उपकरण और सहायक उपकरण होते हैं। चीजों को एक दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कन्वेयर सिस्टम में कांटा लिफ्ट मतलब एक लिफ्ट होता है जो उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। केन्स होते हैं। पायलट ट्रक मतलब एक पायलट बना होता है, उस पर सामान रख दिया जाता है, फिर इसको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग गुड्स, भार उठाने और ढोने के अनुचित होने वाले चोटों के प्रकार बताएं। इसमें क्या होता है कि हम किसी चीज को अगर भार को उठा रहे हैं तो उसका सही तरीका क्या है, कि हम भार को हमें उठाना कैसे, अगर कोई चीज बहुत भारी है तो उसको कैसे उठाना है, और उसके अगर चोट लग जाए तो उसके प्रकार क्या क्या है और उसको कैसे सही करना है। रिपोर्ट की गई दुर्घटनाओं में से कई में भार उठाने और ढोने के कारण चोटें शामिल हैं। गलत उठाने की तकनीक से चोट लग सकती है, सही बात है एकदम। जरूरी नहीं कि चोट लगने के लिए भार बहुत ही भारी हो। जीवन का गलत तरीका मांसपेशियों की जोड़ों को चोट पहुंचा सकता है। जाहिर सी बात है, कभी देखते हैं आपको चलते चलते मोच आ जाती है, आपने कुछ किया तो नहीं ना, कोई भार लिया था,
फिर भी मोच आ गई और वो लंबे समय तक रहती है। इसी तरह हमें कार्य करने का सही तरीका पता होगा तो कभी भी हमें कार्य करने में दिक्कत नहीं आएगी। कट और घर्षण खुरदरी सतहों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। दांतेदार किनारों के कारण होते हैं, तेज और तेज नुकीले वाले अनुमानों द्वारा, जैसे ये आप देख रहे हैं। अब इसको उठाने का एक अलग तरीका होगा। इसके लिए क्या होगा, चमड़े के हाथ के दस्ताने आमतौर पर सुरक्षा के लिए पर्याप्त होंगे। जैसे इसमें नंगे हाथों से ये कर रहा है ना, तो यहाँ पर चमड़े के दस्ताने अगर इसने पहने होते तो ये कांटों वाली समस्या इसको नहीं आती। और जाहिर सी बात है, अगर इसमें मुंह पे लगने का खतरा है तो इसको यहाँ पर इसको हेलमेट भी पहन लेना चाहिए। लेकिन ये सुरक्षित करने के लिए भी भार की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि बड़े या भारी भार में शरीर का संपर्क भी शामिल हो सकता है। तो हर चीज को उठाने का एक बेहतर तरीका होता है। पैरों हाथ को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि वो भार में ना फंसे। जैसे कि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जहां पर आपका पैर और हाथ ऐसा फंस जाए कि निकालने में मतलब वो पूरी तरीके से जख्मी हो जाए। तो कभी भी ऐसी जगहों पर अपना हाथ या पैर नहीं डालना चाहिए जब तक आपको ये ना लगे कि ये बार मैं उठा लूंगा या इसको मैं आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। यह सुनिश्चित करने के लिए भारी घर का भार उठाते समय, काम करते समय लकड़ी के बेवेज का उपयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा गांव में लकड़ी का ठूहा होता है, बांस टाइप का, कोई भी चीज को धक्का देने के लिए। जैसे ये लकड़ी का ठूहा होता है, कोई भी सामान होता है तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जोर लगाते हैं तो क्या होता है, ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये भार है, ये लकड़ी का डंडा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, एफ फोर्स। तो डंडे का उपयोग करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मांसपेशियों में खिंचाव कैसे होता है, भारी भार उठाना या गलत तरीके से भार उठाने के कारण। लिफ्ट के दौरान अचानक और अजीब हरकतें जैसे मरोड़ना या मांसपेशियों में गंभीर प्रभाव डाल सकता है। जैसे आपने कोई चीज बहुत तेज, लिफ्ट मतलब उठाने वाली, यहाँ पे लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, उठाने से संपर्क है इसका। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की तुलना में गोलाकार पीठ पर तनाव लगभग 6 गुना अधिक हो सकता है। जैसे ये देख रहे हैं ना, सीधा रखने की तुलना में जो तनाव होता है जो गोलाकार रीढ़ की हड्डी पे, वो 6 गुना ज्यादा हो सकता है। लिफ्टिंग का उदाहरण देखिए। ये उठाने की तैयारी, किसी भी भार को उठाने या संभालने से पहले अपने निम्नलिखित प्रश्न पूछें। क्या स्थानांतरित किया जाना है, क्या उसे वास्तव में स्थानांतरित करना है, अगर कहाँ करना है ये भी पता होना चाहिए। क्या सहायता की आवश्यकता होगी, मतलब इतना भारी है, क्या मुझे दूसरों की सहायता मांगनी चाहिए। क्या जिस मार्ग से मैं उस चीज को, जैसे कोई भारी वस्तु है अगर उसको ले जाना है तो ये सब प्लानिंग हमें पहले से करनी पड़ेगी कि मैं उठा सकता हूँ कि नहीं, स्थानांतरित कहाँ ले जाना है, किसी की सहायता तो नहीं पड़ेगी, जहां से ले जा रहा हूँ वो रास्ता सेफ तो है कि नहीं। कि मैं, पता चला भारी चीजें उठा ली और रास्ते में बहुत सारी अड़चने हैं। ठीक है। क्या वह स्थान जहां चलने के बाद भार रखना पड़ता है बाधाओं से मुक्त है। भार जो पहले ढोने के लिए पर्याप्त हल्का लगता है उत्तरोत्तर भारी होता जाएगा। जैसे आप कोई हल्की चीज अभी तो उठा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको और भारी महसूस होने लगती है। जैसे आप हाथ में कोई बाल्टी, पानी की बाल्टी लेते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं तो भारी लगती है, हल्की लगती है, लेकिन जब और देरी तक अगर उसे लेते जाइए तो आपको भारी महसूस होने लगती है। तो हल्का भार भी भारी हो जाता है अगर लंबे समय तक उठाए रखने से। एक व्यक्ति जो वजन उठा सकता है वह, इसके अनुसार वह अलग अलग होगा। जैसे आयु है, उसकी काया है, स्थिति है। आयु का अक्सर पड़ता है, अगर आप जवान हैं तो आप ज्यादा भार उठा सकते हैं, जवान व्यक्ति ज्यादा भार उठा सकता है, बूढ़ा व्यक्ति कम भार उठा सकता है। उसी तरह आप अगर लंबे हैं तो आप लंबाई के हिसाब से भार को ऊंचाई तक उठा सकते हैं। इस तरीके से सारी चीजें निर्भर करती हैं। सही मैनुअल उठाने की तकनीक, यात्रा की दिशा का सामना करते हुए भार को वर्गाकार रूप में देखें। हमेशा भार को वर्गाकार रूप में देखें। लिफ्ट को भारोत्तोलक के साथ संतुलित बैठने की स्थिति में शुरू करना चाहिए। जैसे ये देखिए, पहले बैठिए, पैरों को थोड़ा अलग करके भार को शरीर के पास रखा जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सुरक्षित फर्म हैंड ग्रिप प्राप्त हो गई। जैसे नीचे हैंड देखो ग्रिप है, जैसे प्रॉपर तरीके से उसने पहले बैठ जाना है, भारी वस्तु है, फिर उसको हाथ लगाकर ग्रिप लगाना है जैसे इसने लगाया है, फिर उसको ऊपर की तरफ उठाने का ऊर्ध्वाधर प्रयास करना चाहिए। भार उठाने के लिए सबसे पहले पैरों को सीधा कीजिए।
यह सुनिश्चित करता है कि भारोत्तोलक तनाव सही ढंग से प्रसारित हो रहा है। शक्तिशाली जांग मांसपेशियों और हड्डियों द्वारा लिया जा सकता है। इससे क्या होता है, हम अपनी जांग और हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद लिफ्ट को पूरा करने के शरीर की ऊर्ध्वाधर स्थिति में उठाएं। जब भार किसी व्यक्ति की अधिकतम उठाने की क्षमता से करीब होता है तो उसे सीधा करने से पहले कूल्हों पर थोड़ा भार को संतुलित करके झुकना आवश्यक होता है। जैसे ये देखिए, उसने कूल्हे पे क्या किया है, फिगर नंबर 6 में देखिए, अपने इस पे थोड़ा उसने इस वाले हिस्से पे भार को उठा के संतुलित किया, फिर आगे पे चलने की चेष्टा कर रहा है। तो कुल मिलाकर भार को उठाने का एक प्रकार का तरीका है कि आपको भार को उठाया कैसे जाता है। भारी उपकरण चलाना, मूविंग हैवी इक्विपमेंट, हमें हैवी इक्विपमेंट चलाना है, इसके लिए क्या क्या करना है, क्रेन और स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं, विंच का इस्तेमाल करते हैं, मशीन मूवमेंट प्लेटफॉर्म, परतें और रोलर्स। जैसे ये देखिए, ये मोटर क्या है, इतनी भारी कि इसको आदमी नहीं उठा सकता, तो इसको हम क्या करते हैं, क्रेन या स्लिंग के माध्यम से उठाते हैं। किसी भी कट, घर्षण, घिसाव या जंग के लिए स्टील की रस्सी या स्लिंग की जांच करें। हमें टूटा फूटा या घर्षण या जंग रहित जो तार है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बीच रास्ते में टूट जाएगा और किसी के ऊपर गिर सकता है, उसकी जान जा सकती है। इसके बाद देखिए, अधिक स्लिंग का उपयोग करते यथासंभव स्थान का स्लिंग का वितरित करें। उसके बाद चरखी का उपयोग जमीन पर भारी भार खींचने के लिए किया जा सकता है। जैसे अब उसमें क्या है, कोई ऐसी भारी जनरेटर है या कोई भारी वस्तु है तो उसके नीचे चरखी बनाई जा सकती है। ये देखिए, इससे क्या हो, उसे आप धक्के लगाकर आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी चरखी का उपयोग करने से पहले जांच लें कि ब्रेक और शाफ्ट तंत्र कार्यक्रम में है। अभ्यास करें कि ब्रेक का उपयोग कैसे करें। ये यही बोलना चाह रहा है कि जो आपकी चरखी है, जो भी पहिया है, वो कहीं जाम तो नहीं चल रहा है, या टेढ़ा तो नहीं, या टूटने वाला तो नहीं है, उसमें कोई पिन ऐसी तो नहीं जो निकलने वाली है। इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें। मशीन मूवमेंट प्लेटफॉर्म, ये देखिए फिगर 4 में कैसे एक भारी वस्तु को इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ाया जा रहा है। पहले रस्सी से बांध लिया गया है, फिर उसे खींचा जा रहा है, और खींचने के बाद वो आसानी से इसके ऊपर चढ़ जा रही है। सुविधाजनक ऊंचाई पर लोड के चारों ओर उपयुक्त स्लिंग के पास करें। गोफन की चरखी से हुक दें, जोड़ दें, मतलब कुल मिलाकर इसमें वर्डिंग थोड़ी गड़बड़ है। मैं आपको यही बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर इसको चढ़ाना है, तो इसने क्या किया है, इससे इसे स्लिंग से बांध दिया है, और स्लिंग से बांधने के बाद इसको खींच रहा है। और ये एक स्लोप है, ये कितना नॉर्मल कम डिग्री का स्लोप है कि बहुत आसानी से, पहले ये जो पहिया है इसको इसने ब्रेक लगा दिया ताकि ये पहिया लोड लगने पर आगे ना जाए। इसके बाद इसको खींचा जा रहा है, जब ये इस स्थिति में आ जा रहा है तो फिर धीरे धीरे जैक को नीचे कर दिया जाएगा, जिससे ये जो ये भारी सामान है ये आसानी से इसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ जाए। अब ये देखिए, किसी भी भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए आपने गांव में देखा होगा, एक पहले पैलेट पे एक भारी सामान को रख दिया, उस पे रोलर, चाहे लकड़ी हो चाहे लोहे का हो, अब इसको ये ढकेलते, ये यहाँ से पुश करते हुए जाएंगे और ये आगे बढ़ता जाएगा, और पीछे वाले रोलर को निकाल कर आगे यहाँ पर लगाते जाएंगे। तो ये क्या है, ये जो भार है ये हमारा आगे की तरफ स्थानांतरित होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। ये एक तरीका होता है भार को स्थानांतरित करने का, एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पे रोलर के माध्यम से। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इसने इस प्लेट पर इसको रख दिया है, नीचे रोलर्स लगा रखे हैं। अब यहां से क्या कर रहे हैं, हम धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, धक्का। तो क्या ये रोलर के माध्यम से ये जो भारी सामान है, मोटर है, वो आगे बढ़ जाएगी। तो ये सब तरीके हैं कि भारी भरकम सामान को हमें हैंडल कैसे करना है। क्रेन में ये देखिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप क्रेन से किसी भारी सामान को इधर उधर मूव कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हिलोरे नहीं मारने चाहिए। उसको एकदम एक जगह पर सटीक, मतलब वो स्थिर रहना चाहिए, वो भार स्थिर रहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते रहना चाहिए। अगर ज्यादा वो हिलोरे मारेगा तो उसके दोलन गति से किसी भी व्यक्ति को टक्कर लग सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। ये सारे उपकरण हैं, ये देखिए यहाँ चैन स्लिंग है,
अगर इसने कमजोर चैन स्लिंग अगर यहाँ टूट जाएगी तो नीचे क्या है, व्यक्ति खड़े हुए हैं उनके ऊपर गिर जाएगा, उन्हें चोट लग सकती है। इसलिए हमेशा ऐसी चेन स्लिंग को हमेशा यूज करने से पहले चेक कर लेना चाहिए, ये जो चेन स्लिंग है ये यूज करने के लायक है या नहीं। अन्य श्रमिकों को लोड के मार्ग से स्पष्ट रूप से दूर खड़े होने की चेतावनी दें। हमेशा ये चेतावनी देते रहिए कि वो ऐसी जगह पर ना खड़े रहें जहां ऊपर लोड है और आपके ऊपर गिरकर आपको चोट लग सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा जो सुरक्षा वाला चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। क्योंकि ये सब बेसिक जानकारी मैंने इसलिए जल्दी जल्दी आपको पढ़ाई है, क्योंकि इसमें ये चीजें आपको पहले से पता है और हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं। तो सेफ्टी का चैप्टर अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा बुनियादी फिटिंग। तो कार्य करने से पहले सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए थी, जो हमने पढ़ ली है। और अगली वीडियो में हम आपको किसी के साथ मिलेंगे। तब तक बाय बाय।